अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद एके। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये वाकया मेरे वालिद साहब के साथ पेश आया था। ये कहानी उन्होंने मुझे आज से तकरीबन 25 बरस पहले सुनाई थी। उनके मुताबिक जब उनकी उम्र 17 बरस थी तो ये वाकया उनके साथ पेश आया। उन दिनों शायद उनके कज़न की शादी थी, जो कि उनसे उम्र में तकरीबन कोई 10 साल बड़े थे। उस वक्त शादियों में ये रिवाज हुआ करता था कि लोग आज की तरह दावत वलीमे और बड़ी बड़ी महफिलें नहीं सजाते थे, बल्कि बहुत सादगी से ही इन रसूमात को सरंजाम दिया करते थे। आज तो देखने में आता है कि शादियों में बड़ी बड़ी धूम, बड़े बड़े इंतजामात किए जाते हैं। हालांकि उस वक्त इन सब का रिवाज न था। जो लजीज किस्म के खाने आज हम मुख्तलिफ शादी ब्याह में खाते हैं, इन सब का तो दूर दूर तक कोई तस्वुर ही ना था। अक्सर व बेशतर लोग कच्ची रोटी ही तकसीम किया करते। कच्ची रोटी से मुराद जानवर ज़िबा करके लोगों में गोश्त बांट दिया जाया करता था और सब अपने हिस्से का गोश्त लेकर अपने घर जाकर पकाकर खाया करते थे। ठीक इसी तरह मेरी दादी अम्मा ने मेरे वालिद साहब को एक कपड़े के थैले में गोश्त डालकर दिया ताकि वो अपनी फुप्पो के घर पहुंचा सके। लेकिन उन्हें दिल ही दिल में ये डर भी था कि रास्ते में कहीं कोई भूत प्रेत मेरे वालिद साहब को तंग ना करें। दोस्तों, जैसा कि हमने सुन रखा है कि जिन, भूत और चुड़ैलें गोश्त पर आशिक होती हैं, और सुनने में ये भी आया है कि ये उनकी मरगूब ग़िज़ा होती है। उन्हें जब जहां कोई भी शिकार हाथ आता है तो वो उसे जाने नहीं देते। बस इसी डर की वजह से मेरी दादी अम्मा ने चंद कोयले गोश्त वाले थैले में डाल दिए, क्योंकि उनके बड़ों ने उन्हें बताया था कि अगर गोश्त में कोयले डाल दिए जाएं तो जिन्नात दूर रहते हैं। लिहाजा मेरी दादी अम्मा ने भी मेरे वालिद साहब को आयतुल कुर्सी पढ़ के उनके गिर्द हिसार किया और चंद कोयले थैले में डाल दिए। उन दिनों आम सवारियां तो नहीं हुआ करती थी, बस गधा गाड़ियों का रिवाज था। लिहाजा मेरे वालिद साहब ने अपने भैंसों वाले तबेले से अपना गधा निकाला और उसी पर ही सवार हो गए। अब उनका रुख अपनी फूफो के घर की तरफ था, जिसका रास्ता कब्रिस्तान के दरमियान से होकर जाता था। शाम होने को थी और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हर तरफ अपना जाल बिछाता जा रहा था। जबकि मेरे वालिद साहब बताते हैं कि उस वक्त मेरे अंदर की कैफियत ऐसी थी कि मैं कभी तो सोचता था कि चला जाऊं, लेकिन कभी मुझे अंदर ही अंदर से खौफ सता रहा था कि रास्ते में कहीं कोई भूत प्रेत मुझ पर हमला ना कर दे। लेकिन अब सिचुएशन भी ऐसी थी कि इनकार नहीं किया जा सकता था। मरता क्या ना करता, आखिर उन्हें अपनी फुप्पो के घर गोश्त देने के लिए जाना ही पड़ा। उनके मुताबिक वो जैसे ही घर से बाहर निकले तो उस वक्त पूरे माहौल में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा रहा था। वो गांव के बीचों बीच जाती हुई एक पगडंडी पर रवा दवा थे। हर तरफ हू का आलम था और रास्ते में भी दूर दूर तक उन्हें कोई आदमी नजर ना आ रहा था। खैर, कुछ दूर जाने के बाद वो गांव से थोड़ा बाहर निकल आए और इस कच्ची पगडंडी के साथ साथ मुड़ने लगे। उन्हें दूर से ही गांव का एक पुराना कब्रिस्तान नजर आया, जिसके दरमियान से होकर उन्होंने गुजरना था। जैसे जैसे वो कब्रिस्तान के करीब पहुंच रहे थे, वैसे ही उनके दिल को जोर से धड़का लगता जा रहा था। घने दरख्तों के बीच में मौजूद ये कब्रिस्तान दूर से देखने पर बहुत ही वहशतनाक नजर आया करता था। वो जैसे ही कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो उन्हें एकदम से एक साया सा भागता हुआ नजर आया। पहले पहल तो उन्होंने इस साये की तरफ कोई तवज्जो न दी, क्योंकि ये साया एक लम्हे में ही कहीं गायब हो गया था। ये शायद किसी बच्चे की परछाई थी जो भागकर पगडंडी क्रॉस करता हुआ कब्रिस्तान में जा घुसा था। मेरे वालिद साहब ने अपने दिल में सोचा कि शायद ये मेरा कोई वहम है। भला शाम के इस वक्त कोई अकेला बच्चा इस वीरान सुनसान रास्ते में, जहां पर एक खौफनाक कब्रिस्तान मौजूद है,
भला कैसे यहाँ आ सकता है। खैर उन्होंने अपना सफर जारी रखा और आहिस्ता आहिस्ता कदम कब्रिस्तान के करीब तर होते गए। कब्रिस्तान के करीब पहुंचते ही मेरे वालिद साहब ने गधे को एक जस्त लगाई ताकि वो तेजी से इसको पार कर जाए, मगर ये कब्रिस्तान इतना बड़ा था कि ये मुमकिन ही नहीं था कि कोई इतना जल्दी से अबूर कर पाए। पुराना होने के साथ साथ ये कब्रिस्तान ऊंची नीची और नाहमवार जमीन पर मुश्तमिल था। वैसे तो ये रास्ता 5 या 10 मिनट का था, लेकिन उस वक्त मेरे वालिद साहब की कैफियत इस तरह थी कि ये रास्ता उन्हें कई घंटों का महसूस होने लगा। वो एक छोटी सी पगडंडी से होते हुए कब्रिस्तान के बीचों बीच जा रहे थे, जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन और बसीदा कब्रें मौजूद थीं। मेरे वालिद साहब जैसे ही कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचे तो एकदम से एक जोरदार धमाका हुआ। परिंदे दरख्तों से चिल्लाते हुए उड़ गए, जबकि गधा अपनी जगह पर साकत हो गया। ये सब कुछ इतने पलक झपकते में हुआ कि मेरे वालिद साहब को इस चीज का अंदाजा ना हो पाया। वो बड़ी हैरानी और परेशानी से इधर उधर देखने लगे, लेकिन अगले लम्हे ही उनका गधा जोर जोर से चीखने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने किसी अजनबी मखलूक को देख लिया हो। वो एक जगह पर साकत रुका हुआ मुसलसल चीखे जा रहा था, जबकि मेरे वालिद उसे बार बार जस्त लगा रहे थे। इस पुरस्रार माहौल में गधे की चीखती हुई आवाज निहायत ही खौफनाक मालूम हो रही थी। दोस्तों, उस वक्त मेरे वालिद साहब की कैफियत ऐसी थी कि वो ना तो गधे से नीचे उतर सकते थे और ना ही भाग सकते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनका पूरा जिस्म पत्थर का बन गया हो। वो खौफ के मारे कांप रहे थे और दिल ही दिल में खुदा को याद कर रहे थे। अब उन्हें दादी माँ की कही हुई तमाम बातें याद आ रही थी। वो अभी इसी शशोपंज में थे कि उन्हें अचानक से किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक 8 साल का बच्चा खिलखिलाता हुआ तेजी से भागा और एक कब्र के पीछे जाकर छुप गया। ये मंजर देखते ही मेरे वालिद साहब के जिस्म के तमाम बाल खौफ से खड़े हो गए। उनका वहम बिल्कुल ठीक था। अब से थोड़ी देर पहले ही जो बच्चे की परछाई उन्होंने देखी थी वो एक हकीकत था, तो अभी अभी उनकी नजरों से होता हुआ दूर एक कब्र के पीछे जा छुपा था। वो बच्चा अब भी मुसलसल खिलखिलाकर हंस रहा था। उन्होंने एक बार फिर गधे को भगाने के लिए अपनी पूरी कुवत लगाई, मगर गधा था कि टस से मस ना हो रहा था। मेरे वालिद को यूं खौफजदा होता देखकर वो बच्चा कब्र की ऊंट से बाहर निकल आया और एकदम से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब लंबा होता गया। जो अभी चंद सेकंड पहले एक छोटा सा मासूम बच्चा था, देखते ही देखते एक बहुत बड़ा कदावर इंसान बन चुका था। उसकी टांगे तो जमीन पर थी, लेकिन उसका सर दूर आसमान तक ऊंचा होता जा रहा था। ये मंजर देखकर मेरे वालिद साहब दिल ही दिल में दहल गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक करख्त और निहायती खौफनाक आवाज उनके कानों से टकराई। ये गोश्त लेकर कहाँ जा रहा है तू? क्या तुझे पता नहीं कि ये हमारा इलाका है? जो भी यहाँ आता है जिंदा बचकर नहीं जाता। अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो गोश्त का थैला यहीं फेंक दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तेरी गर्दन अभी के अभी तोड़ दूंगा। ये आवाज इतनी गरजदार और खौफनाक थी कि मेरे वालिद साहब खौफ से कांप गए। उन्होंने गधे से उतरकर दौड़ लगाना चाही, मगर उनकी टांगें सुन हो चुकी थी। वो एक कदम भरते ही ऊंधे मुंह जमीन पर जा गिरे, जबकि अब वो जिन फिर से उस बच्चे की सूरत में वापस आ चुका था। मेरे वालिद साहब ने जैसे ही जमीन से सर उठाया तो वो बच्चा ठीक उनके सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही भागने दूंगा? लाओ वो गोश्त का थैला मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर उस बच्चे की शक्ल एकदम से खौफनाक हो गई और उसके मुंह से लंबे लंबे दांत बरामद होने लगे। देखते ही देखते कुछ पलों में वो बच्चा एक खौफनाक जिन बन गया। उसकी भयानक और वहशतनाक शक्ल देखकर मेरे वालिद साहब के पसीने छूट रहे थे। वो अपने खौफनाक दांत निकाले हुए
आहिस्ता आहिस्ता मेरे वालिद साहब की जानिब कदम उठाने लगा, लेकिन जैसे ही वो उनके नजदीक पहुंचा तो एक झटके से पीछे की जानिब हट गया। ऐसा लगता था कि जैसे किसी अनदेखी कुव्वत ने उसे पीछे की जानिब धकेला हो। उस वक्त मेरे वालिद साहब को एहसास हुआ कि मेरी दादी अम्मा ने जो आयतल कुर्सी पढ़कर उन्हें फूंकी थी, शायद ये सब उसी की करामात थी। वो जिन मेरे वालिद साहब को कच्चा जबा जाना चाहता था, मगर आयतल कुर्सी की बरकत से उनकी जिंदगी बच गई। जिन के ये तेवर देखकर मेरे वालिद साहब ने वो गोश्त का थैला एक तरफ फेंका और वहां से उठकर भाग खड़े हुए। वो कब्रिस्तान से ऐसे सरपट दौड़े कि मुड़कर भी एक बार पीछे न देखा, लेकिन एक आवाज घर तक उनका पीछा करती रही, तू बड़ी किस्मत वाला था कि बच गया, नहीं तो आज मैं तेरी गर्दन तोड़कर तेरे खून से अपनी प्यास बुझाता। मेरे वालिद साहब गिरते पड़ते आखिरकार घर वापस आ पहुंचे। उनकी हालत देखकर दादी अम्मा और दादा दोनों ही परेशान हो गए। वो अपने मुंह से ना तो कुछ बोल सकते थे और ना ही कुछ समझा सकते थे। बस खौफ के मारे वो बार बार पीछे की तरफ इशारा करते। दादी अम्मा ने बढ़ के उन्हें अपने सीने से लगाया और प्यार करने लगी। जब उन्होंने उनके माथे पर हाथ फेरा तो उन्हें महसूस हुआ कि मेरे वालिद साहब को बहुत तेज बुखार है। तकरीबन 2 महीने तक बीमार रहने के बाद मेरे वालिद साहब ये वाकया सुनाने के काबिल हुए। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद वो वाकया पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गया। अब कोई भी इंसान शाम तो क्या, दिन में भी उस कब्रिस्तान से गुजरने से गुरेज किया करता था। प्यारे दोस्तों, मुझे आज भी याद है कि जब मेरे वालिद साहब ने मुझे ये कहानी सुनाई थी, तब भी उनकी आंखों में एक अनजाना सा खौफ था। बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पुरस्रार वाक़यात हो जाते हैं कि जिन्हें इंसान चाहकर भी भुला नहीं पाता। मेरे मरहूम वालिद अब इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन उनकी ये सुनाई हुई कहानी आज भी हमारे दिल पर नक्श है। मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे वालिद साहब की मगफरत के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे आपकी सपोर्ट मिलती रहे। कमेंट्स में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह किया कीजिए और हमें यह भी बताइए कि आपको कैसी कहानियां पसंद हैं, ताकि हम आपकी इंटरटेनमेंट के लिए सच्ची और म्यारी कहानियां पेश किया करें। आपसे इजाजत लेने से पहले मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि मेरे जिन दोस्तों के वालिदैन हयात हैं तो अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी जिंदगी इनायत फरमाए, और जिन दोस्तों के वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन।